वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 50 से भी अधिक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है, आप अगर इन्हें इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रिस्टस जो हैं, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार जितने भी सब्जेक्ट के जो जनक हैं वो याद कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आई हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि ये कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? लीeuwenhoek ने की थी। ऐसे ही जीवाणु, विषाणु और इन शैवाल, कवक, इनकी खोज किसने की? ये सब पढ़ लीजिएगा। दही जमाने में किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? दूध से जब दही जमता है तो वहाँ लैक्टोबैसिलस अपना काम करता है जो दूध को दही में जमा देता है। अगला है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी और ये वाला भी, ये बहुत आता है। वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। विषाणु जो है वो, जैसे कोरोना वायरस था वही, ये इसे जो है वो निर्जीव और सजीव के इसलिए बीच की कड़ी कहा जाता है क्योंकि जब तक ये किसी सजीव के अंदर नहीं जाएगा तब तक ये सजीव नहीं रहेगा। एनवायरनमेंट में ये निर्जीव रूप से पड़ा रहेगा। लेकिन सजीव व्यक्ति के, सजीव किसी भी सजीव प्राणी के अंदर ये जाता है, तुरंत ही ये अपने जो इनके आरएनए हैं उनको क्या करने लगता है? रेप्लिकेट करने लगता है बहुत तेज़ी से और अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। ये सजीव की तरह काम करने लगता है, इसीलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी फूलों में क्या पाया जाता है? जब उभयलिंगी है, उभयलिंगी का मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर मिलते हों। तो जो फूल की बात हो रही है, फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर आपको दोनों मिलेंगे। जैसे आप कोई फूल इस तरह का देखते हैं तो जो सेंटर में होते हैं ऐसे करके लगे हुए वो पुंकेसर होते हैं और यहाँ पर स्त्री केसर भी लगे रहते हैं। तो ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, दोनों ही मिलते हैं और वहीं पर उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उन्हें दूसरे पौधे की ज़रूरत या दूसरे फूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर उनका फल बन जाता है। जैविक ईंधन जो है किसके बीज से, ठीक है, बीज है ये, किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोपा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, जेट्रोपा के बीज से प्राप्त होता है। पौधों में फ्लोएम मुख्य रूप से किस लिए उत्तरदायी थे? बहुत, जो पिछली वीडियो उसमें भी आया था। तो आहार वहन के लिए। आहार वहन का मतलब क्या है? फूड। जो पत्तियां, पौधे की पत्तियां जो फूड बनाती हैं, हरी पत्तियां, वो फूड पत्तियों में बना। अब पत्तियों से पूरे पौधे में कैसे जाएगा? तो इसमें जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम होता है टिश्यू, ठीक है। ये टिश्यू पूरी पेड़ में होता है और इस टिश्यू के थ्रू जो है पूरे पौधे में वो खाना जो पत्तियों ने बनाया वो पूरे पौधे में जाता है। याद रखिएगा, फासे फ्लोएम, फासे फूड, इस तरह से याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए और कहाँ मिलता है? पिछली बार भी क्वेश्चन था, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए आपको कहाँ मिलेगा? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? तो जलमंडल को, यानी कि जो जल है, समुद्र है ना, समुद्र में जो है पूरा, छोटी मछली, छोटा कीड़ा, बड़ा कीड़ा, पूरा जो होता है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे कि मैंने पिछली बार बनाया था, उल्टा जो ट्रायंगल है वो बनता है। जैसे कि आप यहाँ धरती का देखिए तो यहाँ घास होगी, घास सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है। घास को कौन खा रहा है? खरगोश वगैरह खा रहा है, द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर सबसे कम शेर जो है वो तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरह से होता है। तो जो जल का है वो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण होता है भाई? तो जितने भी संकटापन्न जो पादप हैं, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं, उनका पूरा डाटा रहता है कि कौन सा जीव जंतु खत्म होने वाला है, कौन सा खत्म हो गया है, कौन से कम हो रहे हैं। तो इन सब के बारे में रेड डाटा बुक में आपको क्वेश्चन मिलता है। और रेड डाटा बुक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि किस तरह के पेपर उसमें होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं पूरी बुक के अंदर। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। और अभी मैं आपको बताऊँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। फिर है, एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मकड़ों का, यानी कि जो मकड़ी होती हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे सेरीकल्चर किस लिए है, एपीकल्चर किसके लिए है, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। बिल्कुल सही। 10% जो होते हैं इसमें लवण पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो कहाँ से निकलता है? हमारा ब्लड से निकलता है। ब्लड में कितना % प्लाज्मा होता है? मैं आपको बता दूं, ब्लड में 55% जो होता है
वो तो आपकी रेड सेल्स और WBC और जो प्लेटलेट्स वगैरह हैं वो होती हैं। 45% पूरा प्लाज्मा होता है, ठीक है। उस प्लाज्मा के बारे में बात हो रही है कि उस प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है। संयोजी ऊतक का उदाहरण जो है, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज़ को कहते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। ब्लड जो है, ये क्वेश्चन आता है, ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है, ये क्वेश्चन आता है। ऊतक है ब्लड, ठीक है। टिश्यू से ऊतक बनते हैं, वो टिश्यू से नहीं, सेल से जो हैं टिश्यू बनते हैं, टेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू को ही हिंदी में हम ऊतक कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो सेल नहीं है रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, हड्डी भी कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है। गुणसूत्र की उपस्थिति, गुणसूत्र में जो है DNA होगा और प्रोटीन होता है गुणसूत्र के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। मानव हृदय यानी कि हार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ह्यूमन हार्ट में कितने, तो 4 कक्ष होते हैं उसमें, एक दायां आलिंद, बायां आलिंद और बायां निलय और दायां निलय, इस तरह से होता है। तो इस तरह से हार्ट होता है, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दायां आलिंद, बायां आलिंद यानी कि ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल, दायां और बायां वेंट्रिकल, इस तरह से होता है। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है, तो किडनी में। क्यों? किडनी को ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद किडनी क्या करती हैं, यूरिया जो होती है उसे निकाल देती हैं और वो डिस्चार्ज हो जाती है हमारी बॉडी से। तो वो किडनी ही ब्लड को जब छानती हैं, फिल्टर करने का काम, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, कार्बन का कौन सा अपर रूप जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन बड़ा आता है, तो ग्रेफाइड होता है कार्बन का अपर रूप जो है, ग्रेफाइड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, उसका सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो ए मिलिकन, इनका नाम ए मिलिकन है, पूरा ए मिलिकन ने किया था। और इनके प्रैक्टिकल का नाम था तेल की बूंद, ठीक है, तेल की बूंद, प्रैक्टिकल का तेल की बूंद से इन्होंने पता लगाया था, वो है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता ही है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या पता चल जाएगी। यानी कि कोई भी परमाणु है, कोई परमाणु मान लीजिए ये है, तो इसके केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको जोड़ दोगे द्रव्यमान संख्या। और बाहर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगला है, एक परमाणु में के 3 आधारभूत कण कौन कौन से होते हैं, तो अभी बताया, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 चीज़ें जो हैं एक परमाणु का आधारभूत जो है कण है, आधारभूत कण होते हैं इसके। किसी तत्व का परमाणु में अगर 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, अभी बताया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो बस। तो 2 प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन 2 है, तो 4 होगी इसकी। रक्त का pH बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, ये 7.4 होता है रक्त का pH, और 7 से ऊपर है जब 7.4 तो आप बताइएगा एसिडिक है कि बेसिक है। इसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मैंने पिछली वीडियो में जो प्रकाश संश्लेषण आपको पढ़ाया था उसमें बताया, क्लोरोफिल का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसके सेंटर में मैग्नीशियम आपको दिखेगा। तो मैग्नीशियम जो है उसका मुख्य तत्व है क्लोरोफिल का, और मैग्नीशियम की कमी से पेड़ की जो पत्तियां हैं, क्लोरोफिल पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है, और पेड़ की जो पत्तियां हैं अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पीली पड़ जाती हैं। कैसी पड़ जाती हैं, पीली। तो पीली पड़ने का कारण एकदम आप समझ जाना, मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, तांबे का रट लेना, लोग लोहा लिखाते हैं, लोहा गलत है, लोहा नहीं, तांबे का प्रयोग किया था। सोना और चांदी को एक साथ अगर रख दें तो क्या होता है, देखिए चांदी जो होती है अगर आप खुले में रख देंगे ना तो काली पड़ जाती है, आप देखना। और चांदी की पायल या कोई चीज़ आप लेके आएँ तो आपसे जो सुनार है वो ये कहता है इसे हमेशा आप थैली में रखें, पन्नी में रखें। और सुनार क्या, भी आप कभी चांदी खुले में नहीं देखेंगे कोई भी चीज़, क्योंकि वो ईयर के साथ ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। अगर हमने सोना रख दिया तो चांदी की उपस्थिति में सोना भी धुंधला पड़ जाता है, वो उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है, ऑक्सीडेशन कर लेता है वो भी चांदी के साथ, क्योंकि चांदी तो ऑक्सीडेशन कर रही है, सोना भी कर लेता है। इसलिए सोना और चांदी को एक साथ नहीं रखा जाता। कभी भी आपके घर में चांदी हो उसे थैली के अंदर रखिएगा, तो आपकी हमेशा नई की नई रहेगी जो भी चीज़ होगी। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक जो था वो यूरिया था, सबसे पहले संश्लेषित किया गया था, बनाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त की बात हो रही है, में कितने तत्व हैं, 18। आवर्त सारणी पढ़ लीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। परमाणु संरचना का मॉडल, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री क्वेश्चन है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, बोर और रदरफोर्ड ने, कॉमन सा क्वेश्चन है।
हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा ये विकसित हुआ। अल्फा, बीटा और गामा के भेदन शक्तियों को अवरोही क्रम उल्टा करके लिखना है, तो इसको उल्टा कर दीजिए बस। तो ये हो गया गामा, बीटा और अल्फा। ठीक है, जो इनकी भेदन क्षमता अवरोही क्रम में लिखना है, पहले सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है, तो गामा की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है गामा किरणें। गामा किरणें आपने सुनी होंगी। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी नापता है, तो आपको पता है कि वो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष से क्या करते हैं, बहुत दूर, बहुत बड़ी दूरियां नापी जाती हैं, जैसे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज़ होता है दूरी नापने के लिए। कार्य का मात्रक जूल है। शरीर का वजन सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ध्रुवों पे होंगे। ध्रुव कहाँ होते हैं, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, यहाँ पर जब आप होंगे तो आपका शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो ये किस बात का घातक होता है, किस बात को बताता है कि आंधी आएगी। बैरोमीटर का पारा गिरते ही पता चल जाता है आंधी आएगी, तभी तो मौसम विभाग जो है सारे मीटर्स लगा के रखता है। ऐसा ही पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, याद रखिएगा, सेल्सियस नहीं होता ऐसा ही मात्रक। सूर्य का तापमान किस उपकरण से मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हिंदी में उत्तापमापी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में पायरोमीटर कहते हैं। कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं। अगला है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को अगर सुबह को हम छूते हैं तो हमें लकड़ी का गुटका जो है वो नॉर्मल लगता है, लेकिन हमें जो लोहे का गुटका है वो ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि भाई लोहा ऊष्मा का सुचालक है, वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। भैया जो भी है ठंड है तो ठंड को अवशोषित कर लेगा, तो इसलिए लोहा जो है ठंडा लगता है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप के द्वारा जलना अधिक कष्टदायी क्यों है? सही बात है, उबलते जल में हाथ और भाप के आगे हाथ तो एकदम, क्योंकि भाप के अंदर गुप्त ऊष्मा विद्यमान रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत सफ़ेद वस्त्र जो हैं वो शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही सफ़ेद वस्त्रों के पास प्रकाश पहुंचता है तो वो उस प्रकाश को परावर्तित कर देता है और वो प्रकाश एब्जॉर्ब नहीं करता, जबकि काले वस्त्र जो है वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इसलिए जो ऊष्मा है, मान लीजिए गर्म चीज़ उसने अवशोषित कर ली तो आपको गर्मी लगेगी। भाई आप जो कपड़े पहने काले और उसने गर्मी अवशोषित कर ली तो आपके शरीर का तापमान गर्म रहेगा। गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, क्यों भाई? बाष्पोत्सर्जन के कारण। किसके कारण? बाष्पोत्सर्जन के कारण, क्योंकि वाष्पित होता रहता है जो पानी है, और आपने देखा होगा तभी पानी की जो आपका घड़ा है बाहर की तरफ से क्या है, बाहर की तरफ से ठंडा, क्योंकि वो जो बाहर की वायु है उसको क्या करता है, उसको ठंडा कर देता रहता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है लकड़ी के बुरादे में बर्फ को क्यों रखा जाता है? तो लकड़ी का बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक है, वो गर्मी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो बर्फ़ जैसी है वैसी रहेगी। अगर बर्फ़ के पास गर्मी पहुंचेगी तभी तो बर्फ़ पिघलेगी, और उसके बर्फ़ के चारों ओर क्या है, लकड़ी है, लकड़ी का बुरादा है। लकड़ी का बुरादा आने ही नहीं दे रहा है ऊष्मा को, गर्मी को, तो वो बर्फ़ लंबे टाइम तक बर्फ़ बनी रहती है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन की इकाई है? तो ध्वनि की तीव्रता अगर नापेंगे तो डेसिबल का प्रयोग करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, जो आवाज़ है उसकी तीव्रता। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी जो होती है ना, अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं, उसमें पराश्रव्य ध्वनियों को प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पर ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चलती हैं ध्वनि की तरंगे। हमें निर्वात में आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आवाज़ वहाँ पे ध्वनि नहीं, साउंड नहीं होती है क्या निर्वात में। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? कण चाहिए। किसके? जो चारों ओर के वातावरण में जो कण होते हैं छोटे छोटे, वही तो ध्वनि को एक दूसरे, और निर्वात में कोई कण नहीं मौजूद होगा तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचेगी ही नहीं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिमल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। ठीक है, 60 डेसिमल। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश प्रकीर्णित कितना हो रहा है उसके कारण पता चलता है। सूर्य सुबह और शाम लाल रहता है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस
उसका दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे से वस्तु आ रही है और जो गाड़ी में जो है वो शीशा लगा रहता है, तो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे हमें पीछे से आती हुई वस्तु यहाँ पर नज़दीक दिखती है उस मिरर में। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो वो रेटिना पे बनता है। रेटिना पे बनता है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में। स्थायी चुंबक किससे बनता है? लोहे से। इस्पात माने लोहा होता है ना। आपने जो देखा होगा अच्छे चुंबक, वैसे तो आपने देखे चुंबक टूट जाते हैं, लेकिन जो महंगे चुंबक होते हैं बिल्कुल नहीं टूटते, वो लोहा लगते हैं बिल्कुल, तो वो इस्पात से ही बनते हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये मार्टिन कूपर ने किया था। तो ये मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेके आई थी। 53 क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोशिश की है मैंने आपको बिल्कुल सटीक सही आंसर, बिल्कुल आंसर के साथ साथ उनका कोई कारण है वो भी बताने की। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।